साल 2063। दुनिया इंसानों की लालच की वजह से लगभग तबाह हो चुकी है। समुद्र का पानी इतना बढ़ चुका है कि धरती का ज्यादातर हिस्सा डूब गया है। अब सिर्फ 2 महाद्वीप बचे हैं और दोनों के बीच जमीन और संसाधनों को लेकर लगातार जंग चल रही है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच समुद्र के बीचों बीच एक मिलिट्री बेस मौजूद है, डी सेंटिनल। इस आउटपोस्ट को 4 सैनिक संभाल रहे हैं। उनके लीडर हैं सर्जेंट हैंड्रिक, बेहद सख्त, अनुशासित और नियमों को हर हाल में मानने वाला अधिकारी। उसकी टीम में है कॉर्पोरल कैसिडी, प्राइवेट बेंस और प्राइवेट सलीवन। इन चारों की जिम्मेदारी है एक न्यूक्लियर बम की सुरक्षा करना। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि ऐसा विनाशकारी हथियार है जो उनके महाद्वीप का सबसे बड़ा और आखिरी एडवांटेज है। उनकी ड्यूटी 2 साल के लिए थी, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। फिर भी उन्हें लेने कोई रिलीफ क्रू नहीं आया। धीरे धीरे पूरे ग्रुप में बेचैनी बढ़ने लगी है। खाने का सामान कम हो रहा है और सैनिकों के बीच तनाव साफ दिखाई देने लगता है। एक तूफानी रात में कैसिडी और सलीवन मछली पकड़ने का फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उनका शिकार उम्मीद से कहीं बेहतर निकलता है और उनका बड़ा जाल मछलियों से भर जाता है। उधर सर्जेंट हैंड्रिक देखता है कि एक भयानक तूफान सीधे सेंटिनल की तरफ बढ़ रहा है। वह तुरंत बेंस को आदेश देता है कि न्यूक्लियर बम को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया जाए, लेकिन तभी समुद्र की लहरें बेकाबू हो जाती हैं। आउटपोस्ट की पाइपलाइंस टूटने लगती हैं। बेंस उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ 2 पाइपों के बीच फंस जाता है। काफी मशक्कत के बाद वह खुद को छुड़ा पाता है। डेक पर हालात और भी खराब हो जाते हैं। तेज लहरें फिशिंग नेट को मछलियों समेत समुद्र में बहा ले जाती हैं। किसी तरह सैनिक अंदर पहुंचते हैं, तभी एक विशाल लहर पूरे आउटपोस्ट से टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है और हर तरफ से पानी अंदर घुसने लगता है। लेकिन तूफान गुजरने के बाद भी सेंटिनल खड़ा रहता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि अब बची हुई चीजों का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। बेंस सुझाव देता है कि टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए बेस को मैसेज भेजकर रिलीफ क्रू जल्दी बुलाया जाए, लेकिन हैंड्रिक तुरंत मना कर देता है। सेंटिनल और मैन बेस के बीच संपर्क का सिर्फ एक ही जरिया है, एक टेलीग्राफ जो मॉर्स कोड से काम करता है। हैंड्रिक साफ कहता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट भेजने के लिए होगा। इसके बाद सलीवन रोज की तरह रिपोर्ट भेजता है। वह बताता है कि सेंटिनल पर कोई घटना नहीं हुई है। जवाब में बेस से भी वही संदेश आता है, यहाँ भी सब सामान्य है। सलीवन इस मैसेज को ऑफिशियल जर्नल में नोट करता है। तभी पता चलता है कि पिछले कई महीनों से हर दिन लगभग यही संदेश दोहराया जा रहा है। कुछ देर बाद वह हैंड्रिक के साथ डेक पर निगरानी के लिए जाता है। तभी दूर समुद्र में उसे एक जहाज दिखाई देता है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। कैसिडी रडार पर इसकी पुष्टि करती है। हैंड्रिक तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे शक होता है कि यह दुश्मनों का जहाज हो सकता है। वह सलीवन को हथियार देकर आदेश देता है कि वह छोटी बोट से जहाज तक जाए, चुपके से अंदर घुसे और स्थिति की जानकारी दे। मिशन खतरनाक था, लेकिन सलीवन बिना झिझक निकल पड़ता है। जब वह जहाज के पास पहुंचता है तो आवाज लगाता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वह जहाज के अंदर घुसता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसका रेडियो तेज स्टैटिक आवाज करने लगता है। दुश्मनों को अलर्ट होने से बचाने के लिए वह रेडियो बंद कर देता है। जहाज के अंदर सब कुछ अजीब लगा है। चीजें मिट्टी से ढकी हैं, रेडियो सिस्टम बंद पड़ा है, अलमारियों में रखा खाना बिना छुए पड़ा है। उधर हैंड्रिक लगातार सलीवन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो बंद होने की वजह से कोई जवाब नहीं मिलता। तलाशी के दौरान सलीवन को 4 लाइफ जैकेट्स मिलती हैं, जिन पर सेंटिनल क्रू का नाम लिखा होता है। उसे समझ आते देर नहीं लगती कि यह वही रिलीफ शिप थी जो उन्हें घर ले जाने आने वाली थी। लेकिन उसके साथ कुछ भयानक हुआ है। पूरी क्रू गायब है, मतलब उनके घर लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। उधर हैंड्रिक को लगता है कि शायद सलीवन दुश्मनों के हाथों मारा जा चुका है। वह तुरंत न्यूक्लियर बम एक्टिवेट करने का फैसला करता है ताकि दुश्मन सेंटिनल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएं। वह कैसिडी से लॉन्च की मांगता है। कैसिडी हिचकिचाती है, लेकिन हैंड्रिक उसे प्रोटोकॉल याद दिलाता है। मजबूरी में वह चाबी दे देती है। दोनों कीज मिलाकर हैंड्रिक लॉन्च कोड डालने ही वाला होता है कि आखिरी बार सलीवन से संपर्क करने की कोशिश करता है। खुशनसीबी से सलीवन रेडियो ऑन कर देता है और जवाब दे देता है। कैसिडी राहत की सांस लेती है। हैंड्रिक न्यूक्लियर प्रोटोकॉल रोक देता है, लेकिन जब कैसिडी अपनी चाबी वापस मांगती है तो हैंड्रिक मना कर देता है। अब दोनों लॉन्च कीज उसके पास रहेंगी। दरअसल वह कैसिडी को आदेश मानने में हिचकिचाने की सजा दे रहा था। इसके बाद सलीवन जहाज को सेंटिनल तक ले आता है। वह बेस को जहाज के बारे में बताना चाहता है, लेकिन हैंड्रिक साफ मना कर देता है। जब तक पूरी सच्चाई पता न चले कोई जानकारी बाहर नहीं जाएगी। ये बात बाकी सैनिकों को पसंद नहीं आती। सब धीरे धीरे हैंड्रिक के रवैये से परेशान हो चुके थे। बाद में हैंड्रिक जहाज की नेविगेशन हिस्ट्री चेक करता है और उसके सारे कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता है। उधर सलीवन कैसिडी और बेंस को बताता है कि उसने हैंड्रिक से छिपाकर पिछली रात बेस को एक मैसेज भेज दिया था। अब सुबह जवाब जरूर आएगा। अगली सुबह तीनों टेलीग्राफ के पास बेचैनी से इंतजार करते हैं। हैंड्रिक उन्हें वहीं पकड़ लेता है। बेंस सच कबूल कर लेता है और हैंड्रिक गुस्से से भर उठता है। लेकिन तभी टेलीग्राफ पर जवाब आता है और वह जवाब वही मैसेज होता है जो सलीवन ने पिछली रात भेजा था। अब सबको समझ आता है कि बेस के साथ उनका संपर्क बहुत पहले टूट चुका था। टेलीग्राफ
बस पुराने संदेशों को दोहराता रहा था। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बावजूद हेनरिक सभी को वापस काम पर लगने का आदेश देता है। एक रात सलीवन बेंस को चोरी छिपे जहाज से लौटते हुए पकड़ लेता है। बातचीत के दौरान बेंस बताता है कि वह जहाज को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और अब उसे यकीन है कि वह इंजन चालू कर सकता है। ये सुनकर सलीवन उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत कैसिडी को बताने जाता है, लेकिन कैसिडी को यकीन नहीं होता। वह हेनरिक के खिलाफ जाकर कुछ करने में असहज महसूस करती है। अगले दिन सलीवन और बेंस चुपके से जहाज में जाकर इंजन ठीक करने लगते हैं। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार इंजन चालू हो जाता है। दोनों खुशी से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ हेनरिक उनका इंतजार कर रहा होता। वह उन्हें आदेश न मानने के लिए जमकर डांटता है। अब सभी को लगने लगता है कि शायद हेनरिक अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। उस रात कैसिडी अकेले में हेनरिक से बात करती है। वह कहती है कि वह उसका दर्द समझती है। तभी पता चलता है कि हेनरिक अपनी पहली टीम को भी इसी तरह खो चुका है। कैसिडी उसे समझाती है कि सलीवन और बेंस को बेस तक जाने देना चाहिए ताकि वे जरूरी जानकारी लेकर वापस आ सकें। अगले दिन हेनरिक मीटिंग बुलाता है। वह कहता है कि अब किसी का बेस तक जाना जरूरी है। फैसला होता है, 2 लोग सेंटिनल पर रुकेंगे और 2 लोग बेस जाएंगे। हेनरिक खुद रुकने वाला है और कैसिडी भी यहीं रहने का फैसला करती है। यह सुनकर बेंस खुशी से भर जाता है, लेकिन सलीवन अंदर से टूट जाता है क्योंकि वह कैसिडी से प्यार करता है। उसी रात हेनरिक को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। रिलीफ शिप पहले सीधे उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन कुछ दूरी पहले उसने जानबूझकर रास्ता बदल लिया था और यह रास्ता सिर्फ वही व्यक्ति बदल सकता था जो उसे गाइड कर रहा था, यानी कैसिडी। अगली सुबह अलार्म बजता है। रडार पर एक और जहाज दिखाई देता है। पूरी टीम अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ती है। कैसिडी संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बार हेनरिक किसी को भेजने के बजाय जहाज को तोप से उड़ाने का आदेश देता है। तभी कैसिडी देखती है कि उनका ठीक किया हुआ जहाज वहां से गायब है। कुछ देर बाद सलीवन और बेंस गोली चलाने से मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जहाज उनसे दूर जा रहा है। घना कोहरा फैला हुआ था और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कैसिडी को सच समझ आता है। वह जहाज उन्हीं का था। वह सबको रोकने दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हेनरिक बंदूक बेंस पर तान चुका था। फिर सच्चाई सामने आती है। रात में हेनरिक ने खुद जहाज को जाने दिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई सेंटिनल छोड़कर जाए। इसके बावजूद बेंस जहाज पर हमला करने से इनकार कर देता है। गुस्से में हेनरिक उसके कान पर गोली मार देता है। मजबूर होकर सलीवन तोप संभालता है और जहाज पर फायर कर देता है। कुछ ही सेकंड में उनका आखिरी बचाव का रास्ता समुद्र में टुकड़ों में बिखर जाता है। गुस्से में बेंस हेनरिक पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन कैसिडी सिलेंडर से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वे दोनों मिलकर हेनरिक को पेंट्री में बंद कर देते हैं। कैसिडी दोनों लॉन्च कीज वापस ले लेती है। इस हादसे के बाद बेंस पूरी तरह टूट जाता है। वह शराब में डूबने लगता है और काम करने से मना कर देता है। उधर सलीवन उम्मीद नहीं छोड़ता। वह कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, हर टेलीग्राफ चैनल चेक करना जब तक बाहर की दुनिया से कोई संपर्क न मिल जाए। दोपहर में सलीवन खाना लेकर हेनरिक के पास जाता है और पूछता है कि उसने अचानक अपना फैसला क्यों बदला। हेनरिक बताता है कि रिलीफ शिप 3 महीने पहले बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुंची थी, लेकिन फिर वह अचानक रास्ता बदलकर चली गई। मतलब साफ था, उनमें से कोई एक गद्दार था जो न्यूक्लियर बम चाहता था। यह सुनकर सलीवन सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका कोई साथी गद्दार हो सकता है। वह हेनरिक को वहीं बंद छोड़ देता है, चाहे हेनरिक कितना भी बाहर निकालने की भी क्यों न मांगे। इसके बाद सलीवन पूरा दिन हर चैनल पर SOS मैसेज भेजने में लगा देता है। शाम को कैसिडी उसे अपने बचपन की एक तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में वह अपने परिवार के साथ खड़ी थी। बारिश का दिन था और सबसे छोटी होने के बावजूद उसके हाथ में सबसे बड़ा छाता था। आंखों में आंसू लिए वह बताती है कि जब वह स्कूल में थी तब दुश्मनों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। अगली सुबह नशे में धुत और भावुक बेंस कैसिडी को कम्युनिकेशन रूम में अकेला पाता है। वह उस पर हमला करता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसका गलत फायदा उठाना चाहता हो, लेकिन मौका मिलते ही वह न्यूक्लियर लॉन्च कीज चुरा लेता है। फिर वह स्पीकर सिस्टम पर सबको धमकी देता है कि वह बम एक्टिवेट कर देगा। सलीवन और कैसिडी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वे उसे उसके परिवार की याद दिलाते हैं, बताते हैं कि घर पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे बेंस टूट जाता है। रोते हुए वह दोनों चाबियां वापस कर देता है। हालात शांत होने के बाद सलीवन फैसला करता है कि अब हेनरिक को बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन बेंस बताता है कि वह पहले ही पेंट्री में गया था और हेनरिक वहां नहीं था। एक खिड़की खुली हुई थी। जब सलीवन और कैसिडी अंदर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हेनरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग फिर से काम में लग जाते हैं। बेंस भी अब सामान्य होने लगता है और सेंटिनल की मरम्मत में जुट जाता है। एक दिन बेंस और कैसिडी जहाज के मलबे से जरूरी सामान इकट्ठा करने निकलते हैं। सलीवन नीचे डेक पर फिशिंग करने लगा है, लेकिन जब वह जाल खींचता है तो उसमें हेनरिक की लाश फंसी होती है। उसके सिर पर गोली का निशान था। मतलब उसने खुदकुशी नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था। अब सलीवन समझ जाता है कि हेनरिक सही था। उनके बीच सच में एक गद्दार मौजूद है। वह तुरंत अपने साथियों की फाइलें और रिकॉर्ड चेक करने दौड़ता है। उधर कैसिडी बेंस को बोट में देखती है और कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद तूफान शुरू हो जाता है। सलीवन सिग्नलिंग डिवाइस चेक करता है और उसे पता चलता है कि उस डिवाइस को आसानी से एक बोट में ले जाया जा सकता है। तभी फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है। असल
में कैसिडी ही सिग्नलिंग डिवाइस लेकर रिलीफ शिप को सेंटिनल से दूर ले गई थी। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद उसने पूरी टीम को मार दिया और जहाज को लहरों के भरोसे छोड़ दिया। वर्तमान में सिर्फ कैसिडी वापस लौटती है। वह कहती है कि बेंस मलबे के नीचे दबकर मर गया, लेकिन सलीवन तुरंत समझ जाता है कि कैसिडी ही असली गद्दार है। फिर भी डर और सदमे की वजह से वह उसी समय कुछ नहीं कह पाता। दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह कैसिडी उठती है और खुद को कमरे में अकेला पाती है। तभी वॉकी टॉकी पर सलीवन की आवाज आती है। वह कहता है कि उसे सब सच पता चल चुका है। वह कैसिडी पर दुश्मनों के लिए जासूसी करने का आरोप लगाता है और कसम खाता है कि न्यूक्लियर बम उसके हाथ नहीं लगने देगा। कैसिडी तुरंत समझ जाती है कि लॉन्च कीज गायब हैं। वह भागकर कम्युनिकेशन रूम पहुंचती है। वहां सलीवन एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके मुताबिक अब उनके लिए कोई भविष्य नहीं बचा, इसलिए वह सेंटिनल को सबके साथ उड़ाना चाहता था। कैसिडी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसके लोग तकलीफ में हैं और उसे सलीवन से झूठ बोलने से नफरत थी, लेकिन सलीवन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और लॉन्च एक्टिवेट कर देता है। मगर ब्लास्ट होने के बजाय स्क्रीन पर एक मजाकिया मैसेज दिखाई देता है, वही लाइन जो बेंस अक्सर दोहराता था। तभी दोनों को समझ आता है कि बेंस ने पहले ही बम को रीप्रोग्राम कर दिया था ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल तबाही के लिए न कर सके। आखिरी सीन में सलीवन और कैसिडी साथ बैठकर बात करते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि चाहे इस जंग का अंजाम कुछ भी हो, वे मिलकर सेंटिनल को बचाने और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।